हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 27 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ब्रोकन फिश सेट के जेड सिटी ब्रांच वैलिएंट ब्लू मून से, जहाँ पर जीमू लगे हुए थे मैडमैन के ऊपर कौन सा पॉइजन है और उसे कैसे क्योर करना है इसको लेकर। और इतने रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस पॉइजन को किसने क्रिएट किया है और वो कोई आम इंसान है नहीं, पर उन्हें भी इसके एंटीडोट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर तभी वहाँ पर सेंट्रल हेवन एलायंस की तरफ से जियोकमू आता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर काम करता है। और वो एज ए प्रूफ एक लेटर देता है एल्डर कोन का, जो कि अभी 9 हेवंस को लीड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के लोग अभी अपने पोजीशन पर अवेलेबल नहीं है। और जियोकमू आते ही जीमून को वापस जाने को कहता है, क्योंकि अभी सब कुछ उन्हीं का डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका है। पर जीमून समझ नहीं पाते कि आखिर जियोकमू ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सेंट्रल हेवन एलायंस ने उन्हें यहाँ पर भेजा था। और ऐसे भी सेंट्रल हेवनली एलायंस को यहाँ पर आए हुए कुछ समय ही हुआ है, तो आखिर वो यहाँ पर रहकर सब कुछ कैसे संभालेंगे। तो जियोकमू रिवील करता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ समय से आ चुके थे और वो यहाँ पर छुपकर जानकारियाँ हासिल कर रहे थे। पर ब्रोकन फिश सेट के वायलेंट मेजर्स की वजह से उन्हें बाहर आना पड़े सबको टेक ओवर करने के लिए। और जबकि जीमून और मिरियो को कुछ भी नहीं पता है कि बाहर क्या क्या हो चुका है, जियोकमू उन्हें बाहर निकल कर देखने को कहता है। और रही उन दोनों की यहाँ पर आने की बात, तो उन्होंने टैंक फैमिली को यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि जिसने भी ये सब किया है उसका ध्यान उनके ऊपर चला जाए और सेंट्रल हेवनली एलायंस यहाँ पर छुपकर अपना काम इजीली कर पाए। पर जियोकमू टैंक फैमिली से माफी मांगता है उन्हें बैट की तरह यूज करने के लिए, और वो उन्हें थैंक्स भी कहता है उनके हेल्प के लिए। पर उन्हें भी सब कुछ यहाँ पर छोड़कर सारे रिसर्च मटेरियल और एजेस को उन्हें देकर वापस जाना होगा, क्योंकि उन्हें इसके बाद सेफली घर भी तो वापस जाना है। तभी सीन कट होता है घोस्ट पेयर और जिन्मू के ऊपर, जहाँ पर घोस्ट पेयर जिन्मू के ऊपर हमला करते हुए बताते हैं कि ग्यूम के डेथ की वजह से साइलेंट फिर से जागेगी और पूरी दुनिया में फिर से कैओस हो जाएगा। और फिर उनके हमले को जिन्मू भी रोक नहीं पाता और घोस्ट पेयर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पर जिन्मू फिर भी कमबैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि जिन्मू की हालत खराब हो चुकी थी। पर घोस्ट पेयर जिन्मू को नहीं मारते और कहते हैं कि जिन्मू अभी अपने आंखों से मेनलैंड की तबाही होता हुआ देखेगा और उन सभी को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर अगले सीन में जिन्मू का होश आ जाता है, जहाँ पर उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और वो सोकर सोच रहा था आखिर मोरिन वर्ल्ड में कितना कुछ छुपा हुआ है। अब तो साइलेंट नाइट भी वापस आ गई है, 4 डिमोनिक लॉर्ड्स भी जिंदा है, मतलब यूना भी जिंदा होगी। उस तरह ब्रोकन फिश सेट के साथ भिड़न में जिन्मू ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, जो कि उसे भी बहुत ज्यादा चुभ रही है। जिन्मू की नजर फिर अपने स्वॉर्ड स्नोफ्लावर के ऊपर पड़ती है और उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी ने वेपन ऑफ द गॉड्स की बात करी थी, जो कि मास्टर ब्लैकस्मिथ बनाते हैं, और उसका स्वॉर्ड भी शायद वैसा ही कुछ है। पर अभी उसे इन बातों को भूलकर मिस्टर हुआंग को ढूंढने जाना पड़ेगा सोराफुल माउंटेन में। तभी उस कमरे में एक लड़की आती है, पर जिन्मू एक बार देखकर ही पहचान लेता है कि यह चुंगिन है। पर वो चुंगिन को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। पर चुंगिन कहता है कि उसने जिन्मू को इसलिए बचाया है क्योंकि जिन्मू नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट है, तो उसे अभी और भी जानकारी हासिल करनी होगी ब्लैक मून के लिए। और चुंगिन सोच रहा था कि आखिर जिन्मू जैसा कोई ताकतवर, आखिर उसका डेथ की झूठी खबर किसने फैलाई और फिर सभी ने इसके ऊपर भरोसा भी क्यों किया। और चुंगिन को शक हो रहा है कि कोई ना कोई तो है जो कि जिन्मू को बैक कर रहा है और वो इसके बारे में पता लगा कर ही रहेगा। पर जिन्मू ने अभी जो काम किया है ये बात अभी आग की तरह फैलना शुरू हो चुकी होगी और उसे भी जितनी जल्दी हो सके सब कुछ पता लगाकर डायरेक्टली ब्लैक मून के लॉर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर अभी एक और परेशानी आ चुकी है साइलेंट नाइट्स, और उसे जिन्मू के स्टैंस को लेकर भी फिक्र है कि वो दुनिया को खत्म करेगा या फिर दुनिया का सहारा बनेगा। खैर उसके बाद सीन कट होता है सेंट्रल हेवनली एलायंस के ऊपर, जहाँ पर एक ईगल आकर उनम से कोई मैसेज देता है और ये पूरा का पूरा मैसेज था जिन्मू के बारे में कि आखिर उसने कैसे गोंगडोंग मोनास्ट्री के लोगों को हराया, फिर टैंक फैमिली को बचाया और फिर अभी जेड सिटी में जो ये सब हुआ है। और ये खबर जिसे मिली है ये जिन्मू का सबऑर्डिनेट मुसेंग है और वो समझ आता है कि जिन्मू अपना काम करना शुरू कर चुका है। उसके बाद हमें घोस्ट पेयर को दिखाया जाता है, जो कि ग्यूम के बॉडी को लेकर जा रहे थे और उन्हें भी अच्छी खासी इंजरी हो चुकी है, जो कि हुआ है जिन्मू के हमले की वजह से। फिर हमें जिन्मू, चुंगिन और मुजंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे से उतर कर नीचे आ रहे थे। तो उनकी मुलाकात होती है व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप और आयरन ब्रिगेड से, और उनसे जिन्मू को पता चलता है कि उसके बारे में सबको पता लगने लग चुका है और उसे भी एक निकनेम भी दिया गया है, द नॉर्दर्न ब्लेड। चुंगिन ये सब जानकर हैरान हुआ था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब इतनी जल्दी फैल जाएगा। और अगर ये बात आयरन ब्रिगेड को पता है तो वो गेस कर रहा है कि इसके बारे में सेंट्रल हेवनली एलायंस को भी पता चल चुका होगा। खैर यहाँ पर योंग और जिन्मू बातें कर रहे थे और जिन्मू पूछता है कि क्या उन्हें ब्रोकन फिश सेट से जो चाहिए था वो मिल गया है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि
आयरन ब्रिगेड और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ब्रोकन फिश शहर से हेल्प चाहते थे मर्चेंट बॉडीगार्ड्स को ढूंढने के लिए, पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली क्योंकि जिन्मू के जाने के बाद वहां पर सेंट्रल हेवली एलायंस आ चुकी थी, तो उन्हें वहां से निकलना पड़ा। और अभी जुंगिन गेस कर रहा है कि आयरन ब्रिगेड जिन्मू के पास जानबूझकर आई है क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिन्मू नॉर्दर्न हेवनली सेट का सेक्ट लीडर है और वो यहाँ पर आए हैं जिन्मू की हेल्प लेने। तभी सीन शिफ्ट होता है चियोनुओ और सेंट्रल हेवली एलायंस के ह्योडोंग के ऊपर। ह्योडोंग अभी के लिए चियोनुओ के सबसे दूर रहने को कहता है क्योंकि चियोनुओ ने उन्हें में जो बर्बरता दिखाई है, जेट सिटी में लोगों को मारा है, तो सभी के लिए रुक जाना चाहिए। पर चियोनुओ तर्क देता है कि इस वजह से उन्हें साले नाइट के बारे में पता चला है, पर ह्योडोंग बताता है कि उसने जो भी किया है इसे नाइन स्काइज खुश नहीं है। चियोनुओ ये सुनकर गुस्सा हो रहा था क्योंकि सेंट्रल हेवली एलायंस की वजह से उसने जो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई थी वो रातों रात खत्म हो जाएगी और इस सब का दोष वो पीयू के ऊपर और उसके फेलियर्स के ऊपर दे रहा था। और अभी उसके सामने नाइन स्काइज जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खड़ी हुई है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन पर है और हेवेंस को रूल करते हैं। ह्योडोंग सोच रहा था चियोनुओ के बारे में कि उसे लग रहा था कि चियोनुओ कभी न कभी तो ऐसा ही कुछ करेगा, पर अभी उनके पास एक एक्सक्यूज है जिससे वो चियोनुओ के ऊपर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। पर चियोनुओ के पूछने पर ह्योडोंग उसे अभी के लिए शांत रह जाने को कहता है, जिस पर चियोनुओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर ह्योडोंग समझाने की कोशिश करता है कि उसे आगे जाकर मौका मिलेगा साले नाइट को हराकर सब कुछ वापस से क्लेम करने का, तो अभी के लिए उसे शांति चुपचाप रहना चाहिए। उसके बाद चियोनुओ अपने बेटे को बुलाकर बताता है कि वो उसे सेंट्रल हेवली एलायंस भेज रहे हैं क्योंकि ह्योडोंग उसे सेंट्रल हेवली एलायंस के पास हॉस्टेज की तरह रखना चाहता है ताकि चियोनुओ यहाँ पर कुछ भी ना करे। और ह्योडोंग ये भी बताता है कि वो एक यंग पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्करर, जिसमें सारे रीजन से मार्शल आर्टिस्ट होंगे। और अभी के लिए चियोनुओ चुप रहने का फैसला करता है क्योंकि अगर उसने अभी कुछ भी करा तो उसने अभी तक जो भी काम किया है वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और उसे अभी नॉर्दर्न ब्लेड के बारे में भी पता है और ये भी कि उसने ही उसका प्लान को बिगाड़ा है, जिस वजह से आज उसे ये सब सहना पड़ रहा है। और अभी चियोनुओ ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है कि आखिर ये नॉर्दर्न ब्लेड है कौन। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।